दोस्तों हम लोग इस क्लास में बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर की तरह आधारित साइंस के मॉडल पेपर को देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस के मॉडल पेपर में कुल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो चलिए हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम लोग इस क्लास में कुल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और 40 क्वेश्चन इस मॉडल पेपर के दूसरे पार्ट वाले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं और पहले नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही बारीकी से नीचे लाइव चैट या कमेंट में बताते चलिएगा और सभी प्रश्न का जवाब आपको हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से बताते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है। तो पहले हम आपको बताए हैं कि काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, वर्चुअल इमेज होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बताइए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है कि समतल दर्पण से कि उत्तल दर्पण से कि सब प्रकार के दर्पण से। बताइए, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है। तो ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है कि उल्टा होता है कि तिरछा होता है कि औंधा होता है। बताइए, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तीसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है। पुतली के द्वारा कि दृष्टिपटल के द्वारा कि पश्चिमाभि के द्वारा कि परितारका के द्वारा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है चौथा नंबर, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बताइए चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चिमाभि के द्वारा किया जाता है। चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन पश्चिमाभि के द्वारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो हम आपको बताए हैं कि सबसे नीचे बैगनी रंग रहता है। सबसे नीचे कौन रंग रहता है, बैगनी रंग। और सबसे ऊपर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे ऊपर में रहता है लाल रंग। तो जो सबसे नीचे है इसका मतलब कि उसका झुकाव सबसे अधिक हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि किसका झुकाव अधिक होता है, तो बैगनी का हो जाएगा। और अगर पूछेगा कि सबसे कम झुकाव, तो सबसे कम झुकाव लाल रंग का, सबसे अधिक बैगनी रंग का, सबसे कम लाल रंग का। आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। अब छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम को वर्णपट भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। हम आपको बताए हैं कि जब किसी सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो इधर 7 रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। जब किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश या सूर्य के प्रकाश को गुजारेंगे तो 7 रंगों की हमें पट्टी प्राप्त होती है। और यह जिस पट्टी जिस पर्दे पर प्राप्त होता है इसी को वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, इसी को वर्णपट या फिर स्पेक्ट्रम बोलेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तो एकदम रट जाइएगा आप लोग। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। 100 वाट का विद्युत बल्ब है जिसको 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान आप लोग एकदम रट जाइएगा, 0.4 एम्पियर। ठीक है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान 0.4 एम्पियर होता है। एक यह वाला क्वेश्चन और एक 9वां नंबर क्वेश्चन है, जो अक्सर यही दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण क्या होते हैं। तो उसमें गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जो गति करता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। देखिए हम आपको बोल रहे थे कि 9वां नंबर क्वेश्चन और एक 7वां नंबर क्वेश्चन बताए, जो दोनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है और इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति पूछ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 25 वाट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 25 वाट हो जाएगा। 9वां का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन काफी आसान है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है।
बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? तो आपको बताए हैं कि बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, बैटरी से दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो फैराडे ने। 11 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कि प्रेरित विद्युत पर, कि प्रेरित चुंबकत्व पर, कि विद्युत प्रेरक चुंबकत्व पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। बताइए 12 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, विद्युत जनित्र जो होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, विद्युत जनित्र का सिद्धांत होता है वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय कहने का मतलब हुआ, हम आपको भूगोल में पढ़ाए हैं, आज ही पढ़ाए हैं कि नवीकरणीय कहने का मतलब होता है कि जिसका एक बार खत्म हो गया, जो संसाधन एक बार खत्म हो गया, दोबारा उसका उपयोग, दोबारा उसका निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो बताइए कौन है? नाभिकीय ऊर्जा है, कि सौर ऊर्जा है, कि प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा है, कि कोयले से प्राप्त ऊर्जा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा। यदि एक बार हम लोग इसका उपयोग कर लेते हैं तो दोबारा भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, इसलिए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। तो ध्यान रखिएगा, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि सौर ऊर्जा पुनः प्रयोग हो सकता है, उसका विद्युत ऊर्जा भी हो सकता है, पवन ऊर्जा भी हो सकता है, लेकिन जीवाश्म ईंधन अगर एक बार समाप्त हो गया तो उसका दोबारा निर्माण नहीं हो सकता है, इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तम ईंधन है। बताइए सबसे बढ़िया ईंधन, एक उत्तम ईंधन कौन सा है? कोयला है, कि लकड़ी है, कि पेट्रोलियम है, कि जैव गैस है? 15 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे बढ़िया ईंधन जैव गैस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम से सबसे अच्छा है जैव गैस। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में कौन सा गैस बनेगा? जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच यदि हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनेगा? हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हाइड्रोजन गैस बनता है। जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। 16 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम आपको बहुत बार पहले भी बता चुके हैं। मान लिया कि कोई तत्व है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रहा है। वह यौगिक जल में विलेय है। विलेय कहने का मतलब कि जल में वह घुलनशील है, जल में घुल जा रहा है। तो बताइए कि वह तत्व कौन सा हो सकता है? बताइए वह तत्व कौन सा हो सकता है? हम आपको पहले भी बताएं कि कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत सी है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन की अभिक्रिया, अपघटन की अभिक्रिया में बताए हैं कि अगर 1 से 2 बन जाए, 1 से 2 बन जाए तो वह अपघटन की अभिक्रिया हो जाएगा। तो बस इसमें देख लीजिए कि 1 से 2 कौन बन रहा है। देखिए ए नंबर देखते हैं तो 2 से 2 बन रहा है। अगर बी नंबर में देखते हैं तो 1 से इधर भी 1 बन रहा है, लेकिन सी नंबर आप लोग जरा एक बार देख लीजिए। सी नंबर इधर 1 है, 2KClO3 से क्या बन रहा है? 2KCl + 3O2, 1 से 2 बन रहा है, इसलिए 18 का सी नंबर ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया में भी हम आपको बताए हैं। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन लवण है? बताइए लवण इसमें से कौन है? 19वां नंबर क्वेश्चन, बताइए निम्नांकित में कौन लवण है? ऑप्शन ए है HCl, यह तो बिल्कुल नहीं होगा, यह तो बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे ज्यादा ताकतवर अम्ल होता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा NaOH यह भी नहीं होगा। K2SO4 हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 19 का सी नंबर ऑप्शन K2SO4 है, जो कि एक लवण है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा गैस यौगिक प्राप्त है? सी नंबर Fe3O4, ठीक है, Fe3O4। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? यहाँ पर किस नहीं हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो गया है। लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर Fe3O4 यौगिक प्राप्त होता है। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, काफी आसान है। बताइए हमारे शरीर में पीएच परास कितने से कितने के बीच में कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? तो हम आपको बताए हैं कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8, 7.0 से 7.8 परास के बीच में कार्य करता है। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग नीचे कमेंट में जरूर जवाब बताइएगा। पीएच का मतलब क्या होता है? पीएच का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जरा हमें नीचे बताइएगा। पीएच का फुल फॉर्म, पीएच का मतलब क्या होता है, ऐसे हम आपको बताएंगे। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है।
शुद्ध सोना को कितने कैरेट में व्यक्त किया जाता है, कितने कैरेट में बताइए। तो आपको पता होगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट के सोना से। ठीक है, 22 कैरेट के सोना से आभूषण बनाया जाता है। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी हम आपको 2-3 दिन पहले ही बताए हैं कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, बताइए। अपवाद में हम आपको बताए थे कि एक अधातु होता है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे आमतौर पर अधातु ठोस अवस्था में पाया जाता है, वह द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। लेकिन एक अधातु है जो कि अपवाद में है, जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। हम आपको बताए हैं, 23 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धातु और अधातु में जब अंतर बता रहे थे उसमें हम आपको बताए थे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। आप लोग इलेक्ट्रिकल के दुकान पर जाते होंगे, वहाँ सोल्डिंग करने वाला रहता है। सोल्डिंग करने वाला तो आप लोग जरूर देखे होंगे। उसमें एक देखते होंगे व्हाइट कलर का चांदी जैसा एक तार रहता है, उसी को सोल्डर बोला जाता है। सीसा और टीन की मिश्र धातु रहता है, उसको सोल्डर बोलते हैं। 24 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते होंगे वहाँ पर एक पेस्ट रहता है, उस पेस्ट में डुबा करके उस जो तार रहता है उसको गला करके वहाँ पर साटता है, उसको सोल्डिंग करता है। तो वह सीसा और टीन का मिश्र धातु होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, बताइए। काफी महत्वपूर्ण है। 25वां नंबर, इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो बताए हैं, हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। C2H5OH होता है। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, बताइए। 26 नंबर, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6। ध्यान रखिएगा, कार्बन के 6 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु, इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। C6H6 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर। निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। बताइए किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं। तो C3H4, 3 नंबर ऑप्शन। C3H4 के 3 अबंध होते हैं। चलिए 28वां नंबर देख लेते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहा जाता है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं, बताइए। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसको वर्ग बोला जाता है, उदग्र स्तंभ को वर्ग बोला जाता है। अब 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, बताइए। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। अम्लीय धातु होते हैं कि क्षारीय धातु के अक्रिय गैस के मिश्र धातु। 29 नंबर क्वेश्चन, बताइए कौन सा जवाब सही होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्षारीय धातु होते हैं। 29 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षारीय धातु होते हैं आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, बताइए। इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, H, He, CO2 और Cl2। इसमें शून्य समूह का तत्व कौन है, बताइए। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हीलियम शून्य समूह का तत्व है। हीलियम जिसका संकेत He होता है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, बताइए। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। तो शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 का डी नंबर ऑप्शन। विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप शरीर में बने हानिकारक पदार्थ, जिसको अपशिष्ट पदार्थ भी बोलते हैं, उसको बाहर निकालने के तंत्र को उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है, बताइए। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से यानी कि खून से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है। 32 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अपोहन विधि के द्वारा निकालता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन विधि के द्वारा बाहर निकालता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बताइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, 33 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक में नहीं बल्कि आगे आपको कंपटीशन में भी यह क्वेश्चन बहुत काम आएगा कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। ध्यान रखिएगा, 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता है। ग्वाइटर रोग जो कि गला में होता है, आप लोग जानते होंगे, जिसको घेघा भी बोलते हैं। तो ग्वाइटर अथवा घेघा रोग किस चीज के कमी के कारण पनपता है। चीनी के कमी के कारण हो जाता है कि आयोडीन की कमी के कारण, कि रक्त की कमी के कारण, कि मोटापा से हो जाता है ग्वाइटर तथा घेघा रोग, बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर अथवा घेघा रोग होता है। इसलिए बोला जाता है कि अच्छे किस्म का नमक खाना चाहिए, क्योंकि नमक में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन।
मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है? बताइए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में कि शैवाल में कि मटर में कि प्लाज्मोडियम में? 35 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? काफी आसान क्वेश्चन, हम आपको पहले भी बहुत बार करवा चुके हैं। तो बताइए नीचे जल्दी से, सभी लोग जल्दी जल्दी से नीचे लाइव चैट में बताते चलिए और लास्ट में जरूर बताइएगा कि 40 में से कितना जवाब आपका सही हुआ है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली, बताइए 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अब 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? यानी कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? 37 नंबर क्वेश्चन बताइए, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन की, लेमार्क की, मेंडल की, ग्रिफिथ? बताइए 37 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने प्रस्तुत किया। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में तो बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर, मलेरिया किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन मादा एनाफिलीज मच्छर साफ पानी में पनपता है। इस बात को आप लोग गूगल पर भी सर्च करके देख लीजिएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर साफ पानी में पनपता है। लेकिन आपके बुक में, आपके मॉडल सेट में जहां कहीं भी देखते हैं 10th के सिलेबस में गंदे पानी में दिए हुए रहता है। खैर, आप लोग के सिलेबस का बात है तो आप लोग के सिलेबस के अनुसार ही बताना रहेगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मादा एनाफिलीज मच्छर हमेशा साफ पानी में पनपता है, लेकिन आपके बुक में यह गंदा पानी दिए हुए है। अब पता नहीं, अब कौन सा ऑप्शन आप लोग लिखिएगा तो आपका सही जवाब होगा। अब यह तो जांच करने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि जांच करने वालों को क्या बात पता है। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे आप लोग के बुक में गंदा जल दिया हुआ है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आपके मन में जो भी आता है आप लोग मार सकते हैं। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ कौन है? बताइए 39 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ सूखे घास पत्ते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा ध्यान रखिएगा। देखिए, जो पॉलीथीन है यह कभी अपघटित नहीं होता है, प्लास्टिक का बोतल भी नहीं है। पॉलीथीन को कितनों दिन तक आप कहीं पर भी फेंक करके छोड़ दीजिए, न वह सड़ेगा न वह गलेगा, जस के तस वहां पर पड़ा हुआ रहेगा। 40 और सबसे लास्ट क्वेश्चन बताइए आज के इस मॉडल सेट का। इसके बाद 40 से 41 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक और बच जाएंगे, जो कि अगले पार्ट में हम आपको बता देंगे। चलिए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक की, अपघटक की, उपभोक्ता की, आहार श्रृंखला? 40 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा जवाब सही होगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि पौधा जब तक हरा रहता है कुछ न कुछ वह उत्पादन करता ही रहता है, इसलिए वह उत्पादक कहा जाता है। कभी आपको फल देगा, कभी कुछ मतलब कुछ ना कुछ हरे पौधे देते ही रहते हैं, इसलिए उसको उत्पादक बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा 40 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए, कुल मिलाकर के यही 40 क्वेश्चन था जो कि साइंस के इस मॉडल सेट में आपको देखना था। इसके अलावा 40 क्वेश्चन और बच गया है, जो कि हम आपको अगले पार्ट में कवर करा देंगे। तो फिलहाल आप लोग बताइए कि आपको इस 40 में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही किए हैं, तभी पता चल पाएगा कि एग्जाम इतना करीब आ गया है और आपकी तैयारी कैसी है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को यह क्लास करने में बहुत मजा आया होगा, आनंद से आप लोग क्लास किए होंगे, किसी प्रकार का कोई बोरिंग फील नहीं हुआ होगा। तो चलिए, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को जब अच्छा ही लगा हो तो सभी लोग जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में, जहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि टारगेट बोर्ड चैनल इज द बेस्ट चैनल फॉर 10th एग्जाम। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आप लोग सभी लोग जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।